हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। इस वीडियो में मैं वोकेबुलरी कवर करूंगा और वोकेबुलरी सिर्फ IBPS और SBI PO और क्लर्क एग्ज़ाम के लिए कवर करूंगा। सो आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम हैं, उनमें ये आपको लाभप्रद होगी आपके लिए। और इससे पहले 5 वीडियोज़ वोकेबुलरी पर मैं बना चुका हूँ। उनमें मैंने IBPS में जो पिछले 10 सालों में IBPS और SSC CGL में 10 साल की वोकेबुलरी थी वो कवर की थी, और इसमें सिर्फ बैंक PO वाली वोकेबुलरी कवर की जाएगी जो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड हैं जिनके आने के चांसेस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हैं। और वोकेबुलरी सिर्फ डायरेक्ट तरीके से ही नहीं, कई और तरीकों से पूछी जा सकती है एग्जाम में, जैसे सिनोनिम एंटोनिम के तौर पर पूछी जा सकती है, यानी समानार्थी और भिन्नार्थी शब्द। तो सिनोनिम और एंटोनिम के लगभग 3 वीडियो इससे पहले मैं बना चुका हूँ, वो उनके लिंक नीचे कमेंट्स में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा वोकेबुलरी क्लोज पैसेज के अंदर आ सकती है या फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर भी अगर 5 सवाल हैं तो उनमें से 2 सवाल वोकेबुलरी बेस्ड होते हैं। सो वोकेबुलरी की जो वेटेज है वो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा है। अगर 50 नंबर का एग्जाम है तो आप कम से कम 15 नंबर की वोकेबुलरी कई रूप के अंदर, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो सिनोनिम एंटोनिम हो, डायरेक्ट वर्ड और उनके मीनिंग हो, क्लोज पैसेज हो, इनमें किसी भी रूप में आप देख सकते हैं। सो इसमें इमेजेस की मदद से मैं कोशिश करूंगा आप तक वोकेबुलरी दोबारा लाने की, जो मेरा तरीका है, जैसे कि आपने पिछले 5 वीडियोस में देखा। और इसमें लगभग 50 वर्ड्स कवर किए गए हैं। सो ज़्यादा विलंब ना करते हुए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला शब्द है फ्लोरा और फोना। एक बात और याद रखनी है, जो भी बैंक PO की जो वोकेबुलरी होती है उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा रहता है। उसमें जो इंग्लिश है वो ज़्यादा टफ रहती है कंपेयर टू SSC या जो दूसरे एग्जाम्स हैं उनके मुकाबले। सो इस बात का भी ध्यान रखना है। और सेक्शनल कट ऑफ बैंक PO में रहता है, इसीलिए इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश की वजह से रह जाते हैं, इसलिए इंग्लिश पर आपको खास ध्यान देना है बैंक PO के अंदर। सो पहला शब्द है फ्लोरा और फोना। वैसे ये 2 अलग अलग शब्द हैं, मैंने साथ साथ लिखे हैं क्योंकि कई बार ये साथ साथ भी लिखे होते हैं। किसी भी एक जगह पर जो खास तरह के पौधे होते हैं उन्हें कहते हैं फ्लोरा, और जो खास तरह के जानवर होते हैं उन्हें कहते हैं फोना। तो जैसे आप ये कोई भी एरिया देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए द फ्लोरा एंड फोना ऑफ ओडिशा, अ स्टेट इन ईस्टर्न इंडिया, इज एक्सट्रीमली डाइवर्स एंड गिव्स अ स्टेट अ रेपुटेशन फॉर अबंडेंस ऑफ द नेचुरल ब्यूटी एंड वाइल्ड लाइफ। यानी कि जो उड़ीसा के जो घने जंगल हैं या उड़ीसा के जो राज्य के जो कुछ खास एरियाज हैं वहाँ पर कुछ खास तरह का फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं। जब आप बोलते हैं कि फ्लोरा एंड फोना ऑफ ओडिशा, मतलब उड़ीसा के खास तरह के पौधे और खास तरह के जानवर जो सिर्फ उड़ीसा में पाए जाते हैं। यानी किसी भी एक एरिया के, उस एरिया में जो उसी एरिया के जो खास तरह के पौधे और जानवर हैं उनको बोलते हैं फ्लोरा फोना। फ्लोरा मतलब प्लांट्स और फोना मतलब एनिमल्स। और प्लांट्स की जो स्टडी है आप जानते हैं उसे बोलते हैं बॉटनी, और एनिमल्स की स्टडी को बोलते हैं जूलॉजी। जूलॉजी। कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो जू होता है, जू को अंग्रेजी में बोलते हैं, जू को बोलते हैं चिड़ियाघर। तो जू और चिड़ियाघर में रखे जाते हैं जानवर। सो जूलॉजी मतलब एनिमल्स की स्टडी यानी फोना की स्टडी। सो फ्लोरा एंड फोना, और फ्लोरा एंड फोना यानी बॉटनी और जूलॉजी को दोनों को मिला के बोलते हैं बायोलॉजी। अगला शब्द है मिनियन। मिनियन क्या है? तो मिनियन, आप शब्द को उससे देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मिनियन का मतलब मिनी यानी छोटे से कोई लेना देना नहीं है। मिनियन होता है, जैसे मान लीजिए कोई आप बहुत ही ताकतवर आदमी को देखते हैं, कोई नेता है या कोई फेमस कोई एक्टर है, फिल्म स्टार है, उसके आसपास जो लोग होते हैं वो हैं मिनियन। अब ये लोग किस तरह के लोग होते हैं? कोई भी फेमस व्यक्ति, कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति के आसपास जो लोग घूमते हैं वो किस तरह के लोग होते हैं? उनमें से कई तो होते हैं चापलूस। चापलूस का मतलब होता है जो उनको खुश करने में लगे रहते हैं कि हमें भी कुछ मिल जाए, हमें भी कोई, मान लीजिए कोई नेता है उसके साथ में कोई चापलूस रहेगा तो उसका मकसद ये रहेगा कि मैं भी नेता बन जाऊं या मुझे भी कुछ मिल जाए इस बहाने, तो वो उनको खुश करने में लगे रहते हैं। इस तरह के बिहेवियर को बोला जाता है सर्वाइल। सर्वाइल मतलब एक सर्वेंट की तरह। एक जैसे सर्वेंट होता है वो आपकी हर चीज में हाँ में हाँ मिलाता है, तो एक सर्वाइल व्यक्ति भी हर चीज में हाँ में हाँ मिलाता है, यानी वो एक मिनियन है। तो मिनियन को एक चापलूस के तौर पर भी कह सकते हो, या फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ रहे वो सिर्फ चापलूसी ही कर रहा है, तो उस केस में उसको एंटूराज कहा जा सकता है। एंटूराज मतलब होता है जो व्यक्ति के साथ लोग रहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री अगर विदेश जा रहे हैं तो उनके साथ एक प्लेन के अंदर 25 लोग और जा रहे हैं, यानी वो 25 लोग उनके एंटूराज हैं। यानी जब वो टूर कर रहे हैं तो उसके साथ जो लोग हैं वो हैं एंटूराज।
तो मिनियन को आप एंटुराज भी कह सकते हैं, मिनियन को आप चापलूस, चापलूस के लिए एक वर्ड होता है अंग्रेजी में साइकोफेंट, ये बहुत अच्छा शब्द है, SYCOPHANT, साइकोफेंट। साइकोफेंट मतलब चापलूस, जो हर बात में हमें हाँ मिलाए, झूठी तारीफ करे, उस तरह के व्यक्ति को कहा जाता है साइकोफेंट या चापलूस। सो अगर एक शब्द के अंदर मुझे मिनियन को डिफाइन करना हो, मिनियन की परिभाषा देनी हो, तो मिनियन क्या है? मिनियन है फॉलोअर। कोई भी पावरफुल व्यक्ति, इंपॉर्टेंट व्यक्ति, उसके फॉलोअर, उसके जो साथ रहते हैं, उनको बोलते हैं मिनियन। और जहां भी मुझे लगा कि कोई शब्द थोड़ा डिफिकल्ट है तो मैं उसका सेंटेंस भी पढ़ूंगा। तो सेंटेंस है द विच हैड हर मिनियंस कैरी आउट द प्लॉट टू मर्डर द रॉयल फैमिली। विच बोलते हैं जादूगरनी को। जादूगरनी ने अपने मिनियंस को कह के रॉयल फैमिली का मर्डर करवा दिया, यानी अपने फॉलोअर्स को बोल के जादूगरनी ने रॉयल फैमिली का मर्डर करवा दिया। अगला शब्द है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पश्चाताप। कोई आपने गलत काम किया, बाद में आपको लगता है कि बहुत मेरे से गलत हो गया, आप बहुत गिल्टी फील करते हैं। गिल्टी यानी आपको गिल्ट, अंदर ही अंदर एक रोष होता है, अंदर ही अंदर एक पश्चाताप की भावना उत्पन्न होती है आपके अंदर, उसको कहते हैं कॉन्ट्राइट। तो यानी कि फीलिंग और एक्सप्रेसिंग रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब भी है पश्चाताप, यानी कि कॉन्ट्राइट और रिमोर्स हैं समानार्थी शब्द, यानी कि सिनोनिम्स। इसके अलावा एक दो शब्द आप इसके लिए और यूज कर सकते हैं, जैसे रिपेंट करना। रिपेंट करना यानी आपने कोई गलत काम किया है तो अब आप उसको उसका उल्टा करना चाह रहे हैं, यानी किसी का गलत आपने कर दिया, मान लीजिए, तो आप अब उसकी मदद कर रहे हैं, यानी आप उसको रिपेंट करना चाह रहे हैं, अपने किए हुए गलत को सही करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप पश्चाताप करना चाह रहे हैं। सो इसको बोलते हैं रिपेंट करना, रिमोर्स करना या फिर कॉन्ट्राइट। तो ये सारे शब्द एक ही हैं। जैसे हिज गिल्टी फेस एंड एपोलोजेटिक टोन शोड दैट ही फेल्ट कॉन्ट्राइट, यानी कि उसका जो गिल्टी चेहरा था और उसकी जो माफी नुमा आवाज थी, उसी से ही ये पता चल गया कि वो कॉन्ट्राइट फील कर रहा है, यानी वो आत्मग्लानि की भावना उसके अंदर है। आप इसको आत्मग्लानि भी कह सकते हैं। आत्मग्लानि यानी अपने आप पर एक ग्लानि होना कि कोई आपसे गलत काम हुआ। अगला शब्द है, थोड़ा सा कठिन शब्द है, डिप्सोमेनियक। डिप्सोमेनियक, डिप्सोमेनियक एक्चुअली वो पर्सन है जो शराब बहुत ज़्यादा पीता है, जिसके अंदर शराब की जो तलब है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं डिप्सोमेनियक। और भी कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक व्यक्ति है जो शराब पीकर अगर वो टल्ली हो जाता है, यानी अपने सेंसेस में नहीं रहता, उसको कहते हैं ड्रंकर्ड। ड्रंक, तो ड्रंकर्ड है वो पर्सन जो शराब बहुत ज़्यादा पीता है, और ड्रंक बोलते हैं जब वो बहुत ज़्यादा पी चुका होता है, तब उस अवस्था को ड्रंक कहा जाता है। सो अगर किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा पी ली है तो आप कहते हैं ही इज़ ड्रंक। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल ही शराब नहीं छूता, उसको कहते हैं टी टॉटलर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, टी टॉटलर। इनफैक्ट टी टॉटलर शब्द सिर्फ शराब के लिए ही यूज नहीं होता, किसी भी तरह की अगर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग कोई व्यक्ति नहीं लेता। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग का मतलब होता है कोई भी ऐसी ड्रग या शराब या कोई भी ऐसी चीज जो आपको आपका जो नेचुरल अवस्था है उससे अलग कर दे। तो जैसे अब आप कोई ड्रग लेते हैं तो आप अपने आप में नहीं रहते, आप कुछ और बन जाते हैं, तो वो इसका मतलब आपने इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग ली है। तो किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग अगर कोई नहीं लेता तो उसे व्यक्ति को कहा जाता है टी टॉटलर। और ड्रंकर्ड कहा जाता है जो शराब का बहुत ज़्यादा शौकीन है, शराब को पसंद करता है, और अगर एक बार व्यक्ति पी लेता है, बहुत ज़्यादा अपने सेंसेस से बाहर चला जाता है, तो उसे कहते हैं ड्रंक। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा शब्द है शराब पिए हुए व्यक्ति के लिए, वो है इनएब्रिएटेड। इनएब्रिएटेड एक ऐसी अवस्था होती है, जैसे अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो शराब बहुत ज़्यादा पी चुका होता है, तो वो बहुत छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता है, बहुत छोटी छोटी बातों पर स्टिमुलेट हो जाता है। तो इनएब्रिएटेड अवस्था यानी कि बहुत ज़्यादा स्टिम्युलेटेड अवस्था। इसके अलावा आपको एक और शब्द बताता हूँ बहुत अच्छा, जिसको कहते हैं बक्कनलियाँ। बक्कनलियाँ मतलब होता है एक ऐसी पार्टी जिसके अंदर शराब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको कहते हैं बक्कनलियाँ। पहले ज़माने में जो व्यक्ति शराब बहुत ज़्यादा पीते थे उनके लिए शब्द यूज़ होता था बक्कनल, या इन्हें बैकस भी बोलते थे। तो इनके लिए जो शराब की पार्टी होती है उसे कहते हैं बक्कनलियाँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं अल्कोहल या शराब से रिलेटेड जो आपको पता होने चाहिए। तो डिप्सोमेनियक,
वो व्यक्ति जो शराब बहुत ज़्यादा पिए। टी टॉटलर, वो व्यक्ति जो शराब बिल्कुल ना पिए। इसके अलावा ड्रंकर्ड, वो व्यक्ति जो शराब बहुत ज़्यादा पिए। इनएब्रिएटेड, वो अवस्था जिसमें आदमी ने शराब बहुत ज़्यादा पी होती है, उसको बोलते हैं इनएब्रिएटेड। अगला शब्द है फैटेड। फैटेड मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आए, दुर्गंध आए। जैसे कोई जुराब है, कोई बहुत पुरानी जुराब 3-4 दिन से पहनी हुई, वो एक फैटेड, उसमें से फैटेड उसको कह सकते हो। यानी कोई भी ऐसी चीज़, फैटेड मतलब दुर्गंध, बदबूदार, उसको कहते हैं फैटेड। सो फॉर एग्जाम्पल, अ फैटेड स्मेल वॉज कमिंग फ्रॉम हिज रूम, यानी उसके रूम से एक फैटेड स्मेल आ रही थी। सो ये आपको याद रखना है, फैटेड। और स्मेल, अगर मान लीजिए सुगंध हो तो उसको क्या बोलेंगे आप? जैसे सुगंध, जैसे मान लीजिए कोई फूल है और फूल से सुगंध आ रही है, उसके लिए शब्द होता है फ्रेग्रेंस। FRAGRANCE, फ्रेग्रेंस यानी सुगंध। अगला इंपॉर्टेंट शब्द है एम्बेलिश। एम्बेलिश क्या होता है? एम्बेलिश मतलब किसी चीज को सजाना, किसी चीज को डेकोरेट करना, किसी चीज की शोभा बढ़ाना, उसको बोलते हैं एम्बेलिश। और इसके लिए बहुत सारे अलग अलग शब्द हैं। आप जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं, ब्लू सिल्क एम्बेलिश्ड विद गोल्डन एम्ब्रॉयडरी। इसमें ये जो ब्लू कलर का सिल्क का कपड़ा है नीचे, इसके ऊपर इसे गोल्डन एम्ब्रॉयडरी करके इसे एम्बेलिश किया गया है, यानी इसे सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है। इसके लिए और बहुत अच्छे शब्द हैं, जैसे एडॉन, ADORN। एडॉन मतलब भी होता है किसी चीज को सजाना। या फिर एग्जाम में एक शब्द पूछा जाता है जिसको बोलते हैं गार्निश। वैसे जनरली गार्निश हम खाने पीने की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप कोई मान लीजिए सब्जी है, सब्जी के ऊपर आप कुछ धनिए के पत्ते डाल देते हैं, यानी आप उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, उसका टेस्ट बढ़ा रहे हैं, यानी आप उसे गार्निश कर रहे हैं। इसके अलावा आप इसे एम्ब्रॉयडर करना भी कह सकते हैं। किसी चीज़ को जब आप सजाते हैं तो उसे बोलते हैं एम्ब्रॉयडर करना, ये एक वर्ब है। इसीलिए एम्ब्रॉयडर की हुई चीज को कहा जाता है एम्ब्रॉयडरी। तो ये आई होप ये सारे शब्द आपको क्लियर हो गए होंगे। एम्बेलिश, एडॉन, डेकोरेट, गार्निश या एम्ब्रॉयडर, इन सब का मतलब एक ही है, किसी चीज को सजाना, किसी चीज की शोभा बढ़ाना। अगला शब्द है कंटेंट। कंटेंट के अंग्रेजी में बहुत सारे मतलब होते हैं। जैसे मैं अगर पूछूं कि ये जो किताब आप खरीद के लाए हैं, इसका कंटेंट क्या है, यानी इस जैसे टेबल होती है, या कंटेंट इसमें क्या दिया हुआ है, इस तरह से भी आप कंटेंट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक और कंटेंट का मतलब होता है, और ये ज़्यादा अच्छा मतलब है, इसका ज़्यादा यूज़ होता है इस तरह से। इसका मतलब है कंटेंट का सेटिस्फाइड, जिसके पास संतोष धन हो, जो अपने आप में सेटिस्फाइड हो, जितना भी भगवान ने मुझे दिया है मैं उसमें खुश हूँ, उस पर्सन को बोलते हैं कंटेंट। यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण है, पीसफुल है, अपने आप में खुश है, उसको कहा जाता है कंटेंट, सेटिस्फाइड व्यक्ति। सो शी सीम्ड मोर कंटेंट लेस बिटर, यानी वो लड़की मुझे शक्ल से काफ़ी कंटेंट लगी और बिटर कम लगी। बिटर व्यक्ति होता है जो झगड़ालू होता है, जो झगड़ा करने पे उतारू होता है, जिसके हृदय में घृणा होती है, उसे कहते हैं बिटर। सो कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड, पीसफुल, हैप्पी। अगला शब्द है फैटर। फैटर का मतलब होता है किसी को कैद कर लेना, किसी को सलाखें डाल देना, सलाखें या बेड़ियां डाल देना। जैसे अगर मैं किसी हाथी को फैटर कर रहा हूं, यानी मैं उस हाथी को एक कम जगह में कैद कर रहा हूं, उसको मैं रिस्ट्रेन कर रहा हूं। सो फैटर को आप बोल सकते हैं रिस्ट्रेन करना। रिस्ट्रेन मतलब किसी को बंधक बनाना, किसी की आज़ादी को कम करना, उसको कहते हैं रिस्ट्रेन करना। इसके लिए आप एक बहुत अच्छा शब्द और यूज़ कर सकते हैं, वो है कन्फाइन करना। कन्फाइन करना भी होता है किसी को एक सीमित दायरे में कैद कर लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा डॉग है, मैंने उसे अपने घर में कन्फाइन कर दिया है, यानी मैंने उसे अपने घर में ही सीमित कर दिया है। अब वो मेरे घर की जो बाउंड्री है, घर की जो रेखा है, उससे बाहर नहीं जा सकता। इसी तरह लक्ष्मण जी ने सीता को लक्ष्मण रेखा के अंदर कन्फाइन कर दिया था, यानी कि सीता जी अब इस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जाएंगी। सो कन्फाइन करना। इसके लिए एक और बहुत अच्छा शब्द है लीश। लीश मतलब होता है कैद करना, और यानी किसी को बंधक बनाना, और अनलीश करना यानी किसी को, ये बिल्कुल उल्टा शब्द है। मान लीजिए आप किसी के घर जाते हैं और वो अपना डॉग, उसने एक कुत्ता पाला हुआ है, और वो कुत्ता वो आपके ऊपर अनलीश कर देता है, यानी वो कुत्ता आपके ऊपर छोड़ देता है, यानी
एक तरह से वो कुत्ता आपको काटेगा या आपके ऊपर आएगा, यानी उसकी जो आज़ादी है वो पूरी बढ़ गई है। यानी लीश करना यानी कैद करना, और अनलीश करना यानी किसी को बिल्कुल आज़ाद कर देना, अनलीश कर देना। इसके अलावा जो सलाखें होती हैं उन्हें आप कह सकते हैं शैकल्स। शैकल्स का मतलब है सलाखें या बेड़ियां। तो जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये पैरों में डाली हुई हैं शैकल्स या बेड़ियां। अगला शब्द है रिटेलिएट करना। ये काफी अच्छा शब्द है। रिटेलिएट का मतलब होता है पलटवार करना। आप किसी ने आप पे वार किया और आप अब आपकी बारी है, यानी कि मेक एन अटैक इन रिटर्न फॉर अ सिमिलर अटैक। जैसे आंख के बदले आंख, खून का बदला खून, ये सब रिटेलिएट के तरीके हैं, पलटवार के तरीके हैं। इसके लिए और भी अच्छे शब्द हैं। आप इसको बोल सकते हैं रेसिप्रोकेट करना। जरूरी नहीं है कि ये जो अटैक है ये किसी हमले में किया जाए, शब्दों का भी हो सकता है ये अटैक। तो अगर कोई आपको मान लीजिए गाली दे रहा है तो आप उल्टी गाली दे रहे हैं, यानी आप रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। इसी तरह से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं या आप बदला ले रहे हैं, बदला लेना भी बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है बदला लेना, यानी किसी ने आपके साथ गलत किया, अब आपकी बारी, यानी आप रेट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसके लिए एक और बहुत अच्छा शब्द है वेंडेटा। वेंडेटा मतलब भी होता है बदला लेना, या अगर कॉमन अंग्रेजी में कहूं तो इसको रिवेंज कहते हैं। रिवेंज मतलब बदला लेना। तो ये तीनों शब्द इसी सेंस में यूज होते हैं, रेट्रीब्यूशन, वेंडेटा या रिवेंज। अगला शब्द है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसे समझना कठिन हो। मान लीजिए कोई मान लीजिए इंजीनियरिंग का छात्र है तो उसको बायोलॉजी एब्स्ट्रूज लगेगी। कोई अगर डॉक्टर है तो उसे कोई अगर टेक्निकल कोई लैंग्वेज है, कोडिंग वगैरह है, तो वो एब्स्ट्रूज लगेगी। कोई भी ऐसी चीज जिसे समझना बहुत ही डिफिकल्ट हो उसे कहा जाता है एब्स्ट्रूज। इसको ऑब्सक्योर भी कहा जाता है। ऑब्सक्योर का मतलब जनरली होता है जो उतना कॉमन ना हो, और जो चीज उतनी कॉमन नहीं है उसे समझना थोड़ा कठिन तो होगा ही। इसके अलावा आप इसे दो बहुत अच्छे शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक है एजोटेरिक। एजोटेरिक का मतलब भी है एब्स्ट्रूज, जिसे समझना कठिन, और दूसरा है रेकोंडाइट। रेकोंडाइट मतलब भी है जिसे समझना कठिन है। सो एजोटेरिक और रेकोंडाइट हैं एब्स्ट्रूज के सिनोनिम्स। इसके अलावा कहीं कहीं आपको एक शब्द दिखेगा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब एब्स्ट्रूज नहीं है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट को इस सेंस में यूज किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट होता है जनरली किसी चीज को छोटा करना। जैसे मान लीजिए कोई एक तस्वीर है, कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्द के बराबर होती है। पिक्चर सेज 1000 वर्ड्स। तो एक पिक्चर है तो वो पिक्चर एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि आप 1000 शब्द लिखना चाहते थे, आपने 1000 शब्द नहीं लिखे, बदले में आपने क्या किया, एक पिक्चर बना दी जिससे 1000 शब्द वो कह देती है, यानी आपने एब्स्ट्रैक्ट किया है। सो एब्स्ट्रैक्ट मतलब किसी चीज को छोटा करके लिखना, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अगला शब्द है फर्टिव। तो मैं थोड़े से इसमें वीडियो में थोड़े से कठिन शब्द यूज कर रहा हूं जो क्योंकि ये बैंक के हिसाब से हैं ज्यादातर। फर्टिव मतलब क्या है? फर्टिव मतलब ये है दबे पांव कोई काम करना। अब दबे पांव का मतलब क्या होता है? ये मुहावरा है दबे पांव। दबे पांव मतलब जैसे आप मान लीजिए घर में घुसते हैं। अब आप घर में घुसते हैं, रात को लेट हो गए, तो आपको पता है घर से डांट पड़ेगी आपको, तो आप बहुत धीरे धीरे चलते हैं, दबे पांव। यानी कि सीक्रेटली कुछ करने की कोशिश करना, सबसे छुपा के, किसी की अटेंशन आपके ऊपर ना हो, किसी का ध्यान आपके ऊपर ना हो। अब जैसे ये एक सेंटेंस देखिए, द कन्विक्ट मेड मैनी फर्टिव अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन। कन्विक्ट उसे बोलते हैं जिसे सजा हो चुकी होती है, यानी कैदी, क्रिमिनल। तो कन्विक्ट ने फर्टिव अटेम्प्ट किया जेल से भागने का, तो ये जेल से भागने की कोशिश कर रहा है। तो कैसी कोशिश है इसकी? फर्टिव। फर्टिव यानी दबे पांव, यानी कोई इसे देख ना ले, उसको बोलते हैं फर्टिव या सीक्रेटिव। और इसके लिए कुछ और बहुत अच्छे शब्द हैं। अगर आप कोई काम छुप के करते हैं तो उसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द है सररेप्टिशियस। सररेप्टिशियस मतलब होता है कोई काम छुप के करना, या फिर आप बोल सकते हैं स्टेल्थ। स्टेल्थ का मतलब भी होता है छुप के, जिसका किसी को पता ना चले, स्टेल्थ ऑपरेशन या फिर कोवर्ट ऑपरेशन। मान लीजिए हमारी कोई आर्मी है, वो कोवर्ट ऑपरेशन कर रही है, यानी छुप के ऑपरेशन कर रही है, कोई छुप के वो कोई काम कर रही है। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं वर्ड स्लाई, SLY। स्लाई और फर्टिव मतलब एक ही है, तो स्लाई, सररेप्टिशियस, स्टेल्थ, इन सब का मतलब एक ही है। एक और बहुत अच्छा शब्द है इसके लिए, कोई काम छुप के करना, यानी क्लैंडेस्टीन। थोड़ा सा डिफिकल्ट शब्द है, CLAN, क्लैन, DES-TINE, टीन, क्लैंडेस्टीन। सो फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द पार्टी इन अ क्लैंडेस्टीन मैनर।
यानी मैं पार्टी में चुपचाप गया, छुप के गया सबसे, यानी मैं क्लैंडस्टीनली गया। अगला शब्द है अबाइस। अबाइस को थोड़ा समझना कठिन है। अबाइस क्या है? अबाइस होता है कोई ऐसा बहुत बड़ा गहरा कुंड या तालाब या कोई बहुत बड़ा समुद्र, बेसिकली कोई भी इतना बड़ा गड्ढा जिसे नापा ही ना जा सके। जैसे अगर आप अंतरिक्ष में देखें तो अंतरिक्ष में आपको ऐसी चीजें जरूर नजर आएंगी जिनको बोलते हैं इमेजरेबल। इमेजरेबल यानी जिसको नापा ना जा सके, यानी इमेंस। इमेंस मतलब होता है अंग्रेजी में जिसको नापा ना जा सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स में पढ़ते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री। अब मेंसुरेशन मतलब किसी चीज को नापने की विधि, और यानी आप उसको मेंसुरेशन मतलब जिस चीज को मेंस किया जा सके यानी नापा जा सके। और अगर मैं इसके आगे लगा दूं इम, यानी इसका उल्टा, यानी इमेंस। इमेंस यानी जिसे नापा ना जा सके, इतना बड़ा, यानी जिसे मेजर ना किया जा सके, जिसे नापा ना जा सके। अब ऐसा कोई इतना बड़ा गड्ढा हो या ऐसा, अब यहाँ पे गड्ढे से मतलब जरूरी नहीं है कि कोई गड्ढा ही है, कि या कोई जैसे सड़क पे जा रहे हैं कि कोई गड्ढा, उस गड्ढे की बात नहीं हो रही यहाँ पे। कोई भी ऐसी जगह कह लीजिए, खाली जगह, जैसे मान लीजिए दो तारे हैं और दो तारों के बीच में बहुत बड़ा एक चाजम है। चाजम मतलब गड्ढा या जगह, खाली जगह, तो उसको भी अबाइस कहा जा सकता है। सो अबाइस को कंटेक्स्ट में समझना जरूरी है कि अबाइस का मतलब क्या क्या हो सकता है। और गड्ढे के लिए या किसी भी खाली जगह के लिए हम वर्ड यूज करते हैं या तो कैविटी या फिर चाजम, CHASM, चाजम। तो चाजम यूज कर सकते हैं आप, या कैविटी यूज कर सकते हैं किसी भी गड्ढे के लिए या बहुत बड़ी खाली जगह के लिए। सो इसका मतलब है अबाइस। अगला शब्द है अडो। अडो का मतलब होता है कोई झमेला, कोई तामझाम झमेला, कोई भी परेशानी, इसको बोलते हैं अडो। बेसिकली झमेले को बोलते हैं अडो। जब आप थोड़ा सा कोई किसी झमेले में फंस गए, परेशान हो गए, कोई ऐसी कंडीशन आ गई, उस कंडीशन को एडो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ विदाउट फर्दर अडो लेट अस स्टडी, यानी कि मान लीजिए हम 4-5 दोस्त हैं और हम किसी झमेले में फंस गए और हम उसी में फंसे रह गए और हमारा जो पढ़ाई का टाइम है वो जा रहा है, यानी हमारा कीमती समय जो पढ़ाई के लिए होना चाहिए वो जा रहा है। तो एक दोस्त अचानक कहता है विदाउट फर्दर अडो लेट अस स्टडी, यानी कि अब हम और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, और ज़्यादा अब हम किसी झमेले में नहीं पड़ते और चुपचाप पढ़ाई शुरू करते हैं। यानी विदाउट फर्दर अडो, और ज़्यादा अडो को छोड़ के हमें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस भी लिखा है, आई हैसन्ड देयर विदाउट डिले और अडो। मैं वहाँ से चला गया, मैंने या जल्दबाजी की या मैं वहाँ से निकल गया बिना डिले के, बिना रुकावट के या बिना झमेले के, बिना अडो के। अगला शब्द है अगोग। अगोग शब्द उतना कॉमन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगोग का मतलब होता है किसी चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा आतुर होना, बहुत ज्यादा उत्सुक होना, यानी कि इसको बोलते हैं ईगर। आतुर मतलब ईगर और उत्सुक मतलब क्यूरियस। तो कोई काम करने के लिए, कुछ देखने के लिए, कुछ सुनने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर होना, उत्सुक होना, ईगर होना, उसे कहते हैं अगोग। आप इसको इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, एक्साइटेड होना। मान लीजिए अगले महीने आप कहीं विदेश जा रहे हैं, यात्रा पे, पर्यटन पे जा रहे हैं, तो आप उसके लिए अगोग हैं, यानी आप उसके लिए आतुर हैं, एक्साइटेड हैं। नेक्स्ट है हर्ल। हर्ल एक आसान शब्द है। हर्ल का मतलब होता है कुछ भी उछालना या फेंकना, कुछ भी उछालना या फेंकना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको किस सेंस में यूज करते हैं? मान लीजिए मैं अगर किसी को बोलता हूं डू नॉट हर्ल एब्यूजेज एट मी, यानी कि मुझे गाली मत दो, मेरे ऊपर गाली मत उछालो, मेरे ऊपर गाली मत फेंको। डू नॉट हर्ल एब्यूजेज एट मी। या मान लीजिए मैं बोलता हूं, किसी ने मुझसे पूछा आपके चोट कैसे लगी, तो मैं कहूंगा ही हर्ल्ड अ स्टोन टूवर्ड्स मी, उसने मेरे ऊपर एक पत्थर फेंका। ही हर्ल्ड, हर्ल्ड मतलब फेंकना या उछालना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, राइटर्स हर्ल्ड अ ब्रिक थ्रू द विंड स्क्रीन। जो दंगा करने वाले लोग थे जिन्हें बोलते हैं राइटर, राइट मतलब दंगा, दंगा करने वालों ने उसकी गाड़ी की विंड स्क्रीन के ऊपर एक ईंट उछाली।
सो राइटर्स हर्ल्ड अ ब्रिक थ्रू द विंडस्क्रीन। ब्रिक मतलब होता है ईंट। अगला शब्द है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है जब आप नेचुरल रूप से किसी चीज को पसंद करते हैं, जब आप किसी चीज को चाहते हैं, किसी चीज के प्रति आपकी आस्था है, किसी चीज को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उसके साथ रहना चाहते हैं, लाइक करते हैं बहुत ज्यादा किसी चीज को, उसको कहते हैं एफिनिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही हैड अ स्पेशल एफिनिटी फॉर हॉर्सेस, यानी उसे घोड़े बहुत ज्यादा पसंद थे, उसकी घोड़ों के प्रति बहुत एफिनिटी थी। नेक्स्ट है बैकलॉग। बैकलॉग होता है अपना काम समय पे ना करना, और जब वो काम इकट्ठा हो जाता है तो उसे बोलते हैं बैकलॉग। यानी कि बैकलॉग को एक प्रॉपर कंटेक्स्ट में समझना जरूरी है। यानी कि जब आपका बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा होने को बोलते हैं एक्यूमुलेट होना। एक्यूमुलेट। एक बात और याद रखना, एक्यूमुलेट जो शब्द है ये सिर्फ वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है, पर्सन्स के लिए यूज नहीं किया जाता। मान लीजिए आप 10 लोग हैं और आप 10 लोग कल कहीं घूमने जा रहे हैं और आपको कहीं एक विशेष स्थान पर मिलना है जहां आप सब लोग मिलेंगे और फिर वहां से आप अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि चलिए हम 10 लोग यहां पे एक्यूमुलेट होते हैं। नहीं, इकट्ठा होना अगर आप व्यक्ति हैं तो आप शब्द यूज करेंगे गैदर। GATHER, गैदर होना यानी इकट्ठा होना, लेकिन गैदर यूज होता है पर्सन के लिए, एक्यूमुलेट यूज होता है वस्तुओं के लिए। अब आपका कोई काम है तो काम के लिए आप यूज करेंगे एक्यूमुलेट। आपका बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया यानी बैकलॉग में फंस गए हैं आप। सो द कंपनी टुक एन एक्स्ट्रा स्टाफ टू क्लियर द बैकलॉग ऑफ वर्क, यानी कंपनी ने एक एक्स्ट्रा पर्सन को हायर किया, एक एक्स्ट्रा व्यक्ति को नौकरी दी, बैकलॉग जो काम था, काम का जो बैकलॉग था उसे साफ करने के लिए, यानी काम जो इकट्ठा हो चुका था उसे पूरा करने के लिए। अगला शब्द है एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब होता है बैन कर देना कोई चीज या किसी चीज पर प्रतिबंध लगा देना। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका और मैंने श्रीलंका के ऊपर एम्बार्गो लगा दिया है कि श्रीलंका के जो जहाज हैं वो भारत की सीमा में नहीं आ सकते, यानी श्रीलंका की मैरीन एक्टिविटीज़ के ऊपर मैंने एम्बार्गो लगा दिया है। तो एम्बार्गो का मतलब होता है बैन कर देना। बैन कर देना किसी चीज़ को। इसको आप एक अच्छा शब्द और है इसके लिए और थोड़ा सा कॉमन शब्द है रिस्ट्रिक्शन लगा देना। रिस्ट्रिक्शन लगा देना, उसको भी एम्बार्गो आप कह सकते हैं, या बैन कर देना बहुत ही कॉमन शब्दों में मैं कहूं तो। नेक्स्ट है डाइवल्ज। ये एक अच्छा शब्द है डाइवल्ज। डाइवल्ज का मतलब होता है जब आप किसी के सीक्रेट किसी को और को बता देते हैं। आप उस बात को पचा नहीं पाए और आपने किसी को बता दी, यानी आप डाइवल्ज कर गए। यानी आपने जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी या जो सीक्रेट प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशन थी वो किसी और के आगे कह दी। इसके लिए कई मुहावरे भी वैसे यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन मतलब भी होता है जब आप किसी के सीक्रेट किसी और को बता देते हैं, कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति के सामने कह देते हैं जो आपको कहनी नहीं चाहिए, उसका मतलब होता है स्पिल द बीन्स, यानी डाइवल्ज करना। सो डाइवल्ज एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसी के भेद खोलना, किसी के सीक्रेट खोलना। अगला शब्द है रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, किसी की निंदा करना क्योंकि उसने कोई काम नहीं किया या कोई काम गलत किया है, किसी के किए हुए काम की निंदा करना, इस सब को बोलते हैं रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड के लिए 3 शब्द इंपॉर्टेंट हैं। इसके सकारात्मक शब्द, ये इसके समानार्थक शब्द हैं। एक है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज करना यानी किसी की निंदा करना, किसी को डांटना, या सेंश्योर करना, CENSURE, सेंश्योर करना मतलब भी रेप्रीमांड करना। या फिर एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको बोलते हैं एडमोनिश करना। एडमोनिश करना भी होता है डांटना, फटकारना, और ये तीनों के तीनों शब्द हैं इसके समानार्थी शब्द। किसी को डांटना, निंदा करना। एक और शब्द आप यूज कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी शब्द है कैस्टिगेट करना। कैस्टिगेट करना भी एक सिमिलर तरह से यूज कर सकते हैं। कैस्टिगेट, क्रिटिसाइज, सेंश्योर या एडमोनिश। अगला शब्द है बुलिश। बुलिश का बुल यानी कि कोई सांड, उससे लेना देना नहीं है। बुलिश होना यानी हार ना मानना, किसी चीज के प्रति सकारात्मक रहना, पॉजिटिव रहना और बिल्कुल हार ना मानना, उसे बोलते हैं बुलिश। वैसे
अगर आप देखें तो जो शेयर मार्केट होती है उसका लोगो भी बुल होता है, और शेयर मार्केट में के लिए भी हम बुलिश वर्ड यूज करते हैं। यानी शेयर मार्केट अगर आज लगातार उठ रही है तो वो बुलिश है। शेयर मार्केट एग्रेसिवली कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ असर्टिव, यानी कि कॉन्फिडेंट होना, थोड़ा सा वही कहने का मतलब हार ना मानना, पॉजिटिव रहना, इस सब के लिए हम यूज करते हैं बुलिश। इसके लिए आप शब्द यूज कर सकते हैं चीयरफुल, यानी थोड़ा सा प्रसन्नता का भाव जिसके अंदर होता है, या उम्मीद ना छोड़ना, आशावान होना। तो ये कई सारे मीनिंग है बुलिश के, आशावान होना, उम्मीद ना छोड़ना, तो ये सब हैं बुलिश। अगला शब्द है वर्नैकुलर। जैसे आपने शब्द सुना होगा वर्नैकुलर लैंग्वेजेस। भारत में कितनी वर्नैकुलर लैंग्वेजेस हैं? यानी देसी। देसी यानी इंडिजिनस। इंडिजिनस मतलब होता है नेटिव, यानी भारत की अपनी खुद की कितनी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा है। इंडिजिनस या नेटिव यानी एक जगह की। तो अगर कोई चीज किसी जगह की होती है तो उसे बोलते हैं वर्नैकुलर। जैसे वर्नैकुलर लैंग्वेज, वर्नैकुलर क्लोथ्स। ज्यादातर ये शब्द लैंग्वेजेस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये और चीजों के लिए भी यूज किया जा सकता है। सो वर्नैकुलर मतलब नेटिव या इंडिजिनस, देसी या किसी एक खास जगह की बोले जाने वाली। अगला शब्द है डिलेक्टेबल। वैसे तो डिलेक्टेबल के कई मतलब हैं। सबसे जो एक्सेप्टेड मतलब है डिलेक्टेबल का, वो है कोई ऐसी चीज जो आपको प्रसन्नता दे, वो है डिलेक्टेबल। यानी कोई भी ऐसी चीज जो आपको खुशी दे, प्रसन्नता दे, यानी आप इसको बोल सकते हैं प्लेजरेबल। प्लेजरेबल मतलब जो आपको प्लेजर यानी हैप्पीनेस दे, या फिर ग्रेटिफाइंग। ग्रेटिफाइंग, ग्रेटिफाइंग मतलब भी है जो चीज आपको प्रसन्नता दे, ग्रेटिफाइंग। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर कहीं घूमने जाते हैं और आप वापस आ जाते हैं तो आपसे पूछता है कोई वहां जाके कैसा लगा, सो आप कहेंगे इट वॉज ए ग्रेटिफाइंग एक्सपीरियंस, यानी बहुत ही प्रसन्नात्मक या बहुत ही खुशी देने वाला एक्सपीरियंस रहा, ग्रेटिफाइंग एक्सपीरियंस रहा। इसके अलावा आप एक दो शब्द इसमें और यूज कर सकते हैं, जैसे एम्यूजिंग भी बोल सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो आपको प्रसन्नता दे, एम्यूजिंग जो आपको खुशी दे, एम्यूजिंग। या एंटरटेनिंग। एंटरटेनिंग भी मतलब जो आपको, जिसने आपको एंटरटेन किया, आपका मनोरंजन किया, आपको खुशी दी। लेकिन अगर मैं मान लीजिए खाने पीने की चीजों में यूज करता हूं डिलेक्टेबल, तो उसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये चॉकलेट्स हैं और मैं बोलता हूं कि ये जो घर पे बनाई हुई चॉकलेट है ये डिलेक्टेबल है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा खुशी देने वाली है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। लेकिन डिलेक्टेबल का मतलब टेस्टी नहीं होता, डिलेक्टेबल का मतलब है खुशी देने वाला। सो डिलेक्टेबल आप यूज अगर खाने के सेंस में कर रहे हैं तो एक तरह से कहने का मतलब है टेस्टी, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग टेस्टी नहीं है। और टेस्टी के लिए वर्ड होता है डिलीशियस। डिलीशियस, डिलीशियस यानी वेरी वेरी टेस्टी। अगला शब्द है ओनस। ओनस, ओनस का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी, दायित्व। फॉर एग्जाम्पल, इट इज द ओनस ऑफ द एप्लीकेंट टू कंप्लीटली फिल द एप्लीकेशन मटेरियल। यानी कि अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उस एग्जाम का फॉर्म अच्छे से भरना, बिना गलतियों के भरना, ये आपका ओनस है, आपका दायित्व है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। या फिर आप ये कह सकते हैं वो आपका ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन भी होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व, जिसके लिए आप बाध्य हैं, यानी आप ऑब्लिगेटेड हैं, आप बाध्य हैं। तो यानी ओनस मतलब ऑब्लिगेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, या आप इसको हिंदी में बोलें तो दायित्व, बोझ, एटसेट्रा। मैस्मराइज, मैस्मराइज करना यानी इतना अच्छा कुछ करना कि सामने वाला एकदम उसका मुंह बंद हो जाए। यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड यानी मान लीजिए मैंने किसी का डांस देखा, वो इतना अच्छा था डांस कि मेरे मुंह में तारीफ के शब्द ही नहीं रहे, यानी मेरा मुंह बंद हो गया, यानी मैं स्पेल बाउंड हो गया, मेरे मुंह से स्पेलिंग ही नहीं निकली कोई, मैं स्पेल बाउंड हो गया, या मैं मैस्मराइज हो गया। यानी कहने का मतलब मैं सम्मोहित हो गया, मुझे उस नृत्य के सम्मोहन ने बांध लिया, मैं सम्मोहित हो गया। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं मंत्र मुग्ध हो गया। मंत्र मुग्ध हो जाना मतलब भी वही है, सम्मोहित हो जाना। यानी मेरी जो अटेंशन है वो एक ही जगह फिक्स रही, मैं एक ट्रांस फिक्स हो गया, मैं हिल ही नहीं पाया, इतना ज्यादा मैं उसमें खो गया। सो उसको कहते हैं मैस्मराइज होना। आप इसके लिए एक लूजली एक शब्द और यूज कर सकते हैं, हिप्नोटाइज। हालांकि हिप्नोटाइज का मतलब कुछ और होता है, लेकिन
हिप्नोटाइज मतलब होता है किसी को अपने सम्मोहन में बांध लेना, उसको बोलते हैं। जैसे कोई जादूगर है, कई बार वो कुछ जादू टोना करके या ब्लैक मैजिक करके आपको हिप्नोटाइज कर सकता है। तो हिप्नोटाइज थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं वर्ड, लेकिन मेस्मराइज एक पॉजिटिव शब्द है। अगला शब्द है क्वाम। क्वाम का मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग, मान लीजिए कुछ गलत हो गया आपसे, कुछ कहीं आप कुछ गए, आपने कुछ गलत कह दिया, कुछ गलत कर दिया, उसके लिए अब आपको थोड़ा सा पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो यानी कि यू हैव क्वाम्स। अगर आप बोलते हैं कि आई हैव नो क्वाम्स इन लाइफ, इसका मतलब मुझे जिंदगी में एक भी चीज का पछतावा नहीं है, मुझे जिंदगी में एक भी चीज का क्वाम नहीं है। आई हैव नो क्वाम्स इन लाइफ यानी मुझे जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं है। रिग्रेट भी होता है पछतावा, सो क्वाम मतलब भी है पछतावा। आप इसको ये जनरली होता है मोरल कंडक्ट के लिए, यानी आपसे मान लीजिए कुछ अनैतिक हो गया, यानी इमोरल कुछ हो गया, नैतिकता के खिलाफ कुछ हो गया, ये तो आप जब घर आएंगे तो आप फील करेंगे उसके लिए थोड़ा सा पश्चाताप, थोड़ा सा पछतावा। आपसे कुछ अनैतिक हो गया जो सदाचार के खिलाफ है, सदपूर्ण बिहेवियर नहीं है, तो फिर आपके होंगे क्वाम्स, यानी आप फिर बोलेंगे आई हैव क्वाम्स। और अगर नहीं है तो आप बोलेंगे आई हैव नो क्वाम्स। गेंसे। गेंसे का मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना, खासकर किसी की कहे हुए वक्तव्य का, यानी स्टेटमेंट का। मान लीजिए मैंने कुछ कहा कि दिल्ली तो बहुत साफ सुथरा शहर है, अब आप सुनते ही एकदम से उसका विरोध करेंगे, यानी विरोध करना यानी कॉन्ट्राडिक्ट करना। कॉन्ट्राडिक्ट करना या उस बात को नकारना, नकारना यानी डिनाई करना कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, दिल्ली तो बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है, यानी आप उस बात को डिनाई कर रहे हैं, या फिर उस बात को रिफ्यूज कर रहे हैं या रिफ्यूट करेंगे। रिफ्यूट करना यानी उस बात का पलट के जवाब देना, उसका खंडन करना। खंडन करना यानी उसको कंडेम करना। कंडेम यानी उस बात का सपोर्ट नहीं करना। तो आप उसको क्या करेंगे, उसका विरोध यानी कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। इसको कहा जाता है गेनसे। जैसे देयर इज नो गेनसे दैट ही इज अ गुड प्लेयर, यानी विराट कोहली एक अच्छा खिलाड़ी है, इस बात का कोई भी विरोध नहीं कर सकता, यानी देयर इज नो गेनसे। कैप्साइज ये एक स्पेसिफिक शब्द है, बहुत ही कम जगह यूज होता है, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक जगह यूज होता है। अगर मान लो समुद्र में कोई नाव पलट जाए, समुद्र में कोई जहाज है वो पलट जाए या कोई नाव है वो पलट जाए, यानी वो कर गई है कैप्साइज। तो यानी कि नाव पलटना उसको कहते हैं कैप्साइज कर जाना। तो ये एक आसान शब्द है। अगला शब्द है परजुरी। परजुरी मतलब होता है झूठी गवाही देना। झूठी गवाही देना, गीता पे हाथ रख के कसम तो खा ली, लेकिन जो बोला वो झूठ। यानी गवाही देने को बोलते हैं अंग्रेजी में टेस्टिमनी। टेस्टिमनी यानी गवाही देना, और झूठी गवाही देना यानी फॉल्स टेस्टिमनी। तो फॉल्स टेस्टिमनी यानी परजरी। झूठ बोलना, कोर्ट में खड़े होके कोई किसी मिसरिप्रेजेंट करना, किसी चीज को सत्य छुपाना, ये सब आते हैं परजरी के अंदर, और इसकी कानूनन तौर पे सजा भी काफी ज्यादा है। अब एक ऐसा शब्द जिसमें बहुत गलतियां करते हैं लोग, और वो है पैलेट। और ये गलतियां क्यों करते हैं ये भी मैं बता देता हूं। पैलेट होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। पैलेट होता है, आप मान लीजिए पेंटिंग करते हैं, तो आप पेंटर हैं मान लीजिए, पेंटिंग करने के लिए आपने एक ऐसा कुछ ले लिया जिस पे आप रंग मिलाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि अगर आप हरा रंग और नीला रंग मिलाते हैं, रेड और ब्लू, तो बन जाता है ब्लैक। तो लाल और ब्लू कलर को मिलाएंगे किस चीज के ऊपर? जिस चीज के ऊपर मिलाएंगे उसे बोलते हैं पैलेट। यानी इसे रंग मिलाने की मेज भी कहा जाता है, पैलेट। अब इसमें गलतियां कहां होती हैं वो मैं बता देता हूं। एक शब्द होता है अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं पैलेट, लेकिन स्पेलिंग देखिए, PALATE। आप अपना अगर मुंह खोलते हैं और मुंह के जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसे बोलते हैं तालू, इसे हिंदी में तालू कहा जाता है। अगर आप मुंह में अंगूठा घुसाइए और अंगूठा ऊपर की तरफ कर दीजिए, तो जो हार्ड एरिया आता है मुंह का, दांतों के बीच में, यानी जीवा के बिल्कुल उल्टी दिशा में, तो उसे भी पैलेट कहा जाता है। जिसका आगे वाला हिस्सा हार्ड होता है जिसे हार्ड पैलेट कहते हैं, और पीछे वाला हिस्सा सॉफ्ट होता है जिसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, तालू।
तो पैलेट और पैलेट की स्पेलिंग में जमीन आसमान का फर्क है। इतना ही नहीं, एक शब्द और होता है पैलेट, जिसे ऐसे लिखते हैं PELLET, पैलेट। मान लीजिए आपने अक्सर कोई दवाई खाई होगी, जब मान लीजिए क्रोसिन की दवाई है तो वो ऐसी होती है, यानी छोटी और गोल, और इस पे फिर दवाई का नाम लिखा होता है, ये लिख दिया क्रोसिन। छोटी और गोल कोई भी चीज होती है तो उसे भी पैलेट कहा जाता है। तो तीन शब्द हैं मिलते जुलते, एक तो है पैलेट यानी रंग मिलाने की मेज, दूसरा है पैलेट यानी तालू मुंह का हिस्सा, और तीसरा है पैलेट यानी कोई भी छोटी गोली, कोई भी छोटी और गोल चीज, उसे भी पैलेट कहते हैं। एक चीज और, जिस कपड़े के ऊपर आप रंग कर डालते हैं, जिस कपड़े के ऊपर आप पेंटिंग करते हैं, ये मान लीजिए कोई कपड़े का टुकड़ा है जिसके ऊपर आप पेंटिंग कर रहे हैं, इसे कहते हैं कैनवस, CANVAS, कैनवस। और एक अंग्रेजी में शब्द होता है कैनवास, यानी CANVASS, इसमें सिंगल एस है, इसमें डबल एस है, बस इतना ही फर्क है। अब सवाल यह है कि कैनवास मतलब क्या होता है। कैनवस मतलब तो होता है वो कपड़ा जिस पे पेंटिंग की जाती है, और कैनवास मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना। सपोर्ट करना, मान लीजिए कोई इलेक्शन है और आप किसी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी आप उसके लिए वोट मांग रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं, उसको कहते हैं कैनवसिंग करना। यानी किसी के लिए इलेक्शन कैंपेनिंग करना एक तरह का कैनवसिंग करना है, या फिर जनरल में भी आप यूज कर सकते हैं, किसी को सपोर्ट करना, उसको बोलते हैं कैनवसिंग करना, डबल एस। पेट्रीफाई, ये शब्द आया कहां से, ये समझना जरूरी है। जब कोई चट्टान बनती है तो उसे बोलते हैं पेट्रिफिकेशन, या कोई मान लीजिए कोई पत्थर है, कोई चट्टान है, बहुत बड़ा पत्थर बनता है तो वो है पेट्रिफिकेशन। लेकिन ये शब्द यूज किस सेंस में करते हैं। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मैं पेट्रीफाई हो गया। पेट्रीफाई हो गया मतलब क्या मैं पत्थर बन गया? हाँ, मैं पत्थर बन गया, लेकिन किस सेंस में, यानी कि मैं बिल्कुल एकदम स्टैचू बन गया, यानी मैं हिल ही नहीं पाया। अब कौन सी ऐसी सिचुएशन होती हैं जब आप बिल्कुल हिल ही नहीं पाते। मान लीजिए कोई आपको बहुत डर लग रहा है, आप कहीं जंगल में खो जाते हैं, वहां पे अचानक कोई सामने भूत आ जाता है, उसको देख के आप क्या हो जाएंगे, एकदम पत्थर बन जाएंगे अपनी जगह पे, यानी एकदम डर के मारे आप हिल ही नहीं पाएंगे, उसको बोलते हैं पेट्रीफाई होना। और ये किसी भी इमोशन में हो सकता है। इसके लिए एक और बहुत अच्छा शब्द है बी नंब, बी नंब हो जाना। नंब यानी आपके सेंसेस ने काम करना ही बंद कर दिया, आपकी ऐसी अवस्था हो गई कि आपको ऐसा लगा कि शरीर का कोई हिस्सा काम ही नहीं कर रहा, यानी आप नंब हो गए, या आपको लकवा मार गया, यानी आप पैरालाइज हो गए। तो बी नंब होना या पैरालाइज होना भी एक तरह से सिनोनिम है पेट्रीफाई होने के। अगला शब्द है वेस्टीज। वेस्टीज शब्द मतलब होता है अवशेष। मान लीजिए कोई बहुत पुरानी सभ्यता है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में जब आपने खुदाई करी तो आपको क्या मिले, आपको मिले अवशेष, यानी कि आपको मिली वेस्टीज, या आप बोल सकते हैं रेमनेंट। रेमनेंट या रूडिमेंट्री स्टोन्स, रूडिमेंट्री ऑब्जेक्ट्स जो अब एग्जिस्ट नहीं करते, पुराने मिले आपको खुदाई में, यानी वो है रेमनेंट या वेस्टीज। अगला शब्द है जुबिलेशन। जुबिलेशन मतलब बहुत ज्यादा खुशी, जॉय, एक जीत की फीलिंग, ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मतलब कोई चीज जीत लेना, उसमें जो खुशी होती है उसे बोलते हैं जुबिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, राहुल हैड जुबिलेशन व्हेन ही फाउंड आउट ही पास द एग्जाम। राहुल बहुत खुश हो गया जब उसे पता चला कि वो एग्जाम पास कर गया है। जुबिलेशन का समानार्थी शब्द है एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन मतलब भी बहुत ज्यादा खुश होना, EXULTATION, एक्सल्टेशन, यानी बहुत ज्यादा प्रसन्नता का भाव, उसे बोलते हैं जुबिलेशन या एक्सल्टेशन। टिफ। टिफ मतलब होता है कोई छोटी मोटी बहस, जो किसी फ्रेंड्स के बीच में या प्रेमियों के बीच में, लवर्स के बीच में हो जाती है। छोटी मोटी कोई बहस, छोटी मोटी कोई आर्ग्यूमेंट, क्वेरल, बहुत बड़े लेवल की नहीं, ये याद रखना है, छोटे लेवल पे कोई हाथापाई नहीं होगी इसमें, सिर्फ थोड़ा सा शब्दों का बस एक मतभेद होगा, आर्ग्यूमेंट होगी। आप इसको बोल सकते हैं ऑल्टरकेशन, ये भी एक बहुत अच्छा शब्द है, ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन मतलब भी होता है बहस। या इसको क्वेरल भी कह सकते हैं, क्वेरल एक कॉमन शब्द है,
QUALLER, क्वेरल करना यानी बहसबाजी करना। तो क्वेरल आर्ग्यूमेंट या ऑल्टरकेशन मतलब टिफ। ग्रिन, ग्रिन बोलते हैं मुस्कुराने को। जब आप मुस्कुराते हैं यानी आप ग्रिन करते हैं। सो ग्रिन यानी स्माइल करना, मुस्कुराना। अगला शब्द है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब किसी चीज में बहुत ज्यादा बदलाव होना, उसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जमीन में सूखी पत्तियां दबा देते हैं हजारों लाखों साल तक, तो वो पेट्रोल बन जाती हैं। यानी इन पत्तियों के अंदर क्या हो गया? मेटामॉर्फोसिस हो गया। इनमें बहुत ज्यादा बदलाव हो गया, कुछ अलग अलग ही बन गया। इसी तरह से अगर आप किसी सेडिमेंट्री रॉक को, या जो मिट्टी से बनी हुई चट्टान होती है, सेडिमेंट से बनी हुई चट्टान होती है, उसे जमीन के अंदर दबा दो 50 साल तक, तो वो बहुत मजबूत बन जाएगी, यानी मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। एक रॉक आपने सुना होगा मेटामॉर्फिक रॉक, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक क्यों बोलते हैं उसे? क्योंकि वो मेटामॉर्फोसिस से बनती है। यानी जब किसी एक तरह की चट्टान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है तो वो बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे अगर आप क्वार्ट्ज को जमीन में दबा दें बहुत समय तक, बहुत हाई प्रेशर में, तो क्वार्ट्ज बन जाएगा क्वार्ट्जाइट। और ये क्वार्ट्जाइट क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक, क्योंकि ये बनी है बहुत ज़्यादा बदलाव से, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। जानवरों में भी बहुत बदलाव होता है। जैसे अगर आप तितली को देखें, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई जब पैदा होती है तो ऐसी होती है, बटरफ्लाई का अंडा होता है, और बटरफ्लाई का जब अंडा फूट जाता है तो निकलता है लार्वा, और ये लार्वा बनता है पूपा, और पूपा बनता है बटरफ्लाई। यानी कितना ज़्यादा परिवर्तन देखिए इसमें हो रहा है, यानी मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। अगला शब्द है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है अपने आप को साफ करना, नहाना धोना, अपने आप को प्यूरिफाई करना, इन सबको बोलते हैं एवोल्यूशन। जनरली ये शब्द बोला जाता है अगर आप कोई धार्मिक तौर पे अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं, जैसे गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, या किसी पवित्र स्थान में डुबकी लगा रहे हैं, सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं, तो वो है एवोल्यूशन। तो अपनी बॉडी को उसमें धोना, अपनी बॉडी को साफ करना, नहाना धोना, ये सब होता है एवोल्यूशन। गैम्बल, गैम्बल देखिए, ये गैम्बल दूसरा है, ये गैम्बल जुआ नहीं है, उस गैम्बल को बोलते हैं GAMBLE, गैम्बल। मैंने जुआ खेला, मैंने गैम्बलिंग की, मैंने गैम्बल लिया, मैंने एक जिंदगी एक जुआ है, लाइफ इज अ गैम्बल, तो वो गैम्बल है GAMBLE। मैं बात कर रहा हूं GAMBOL, गैम्बल। इस गैम्बल का मतलब होता है उछलना कूदना खेलना, बहुत ही खुशी में उछलना कूदना, तो उस सबको बोलते हैं गैम्बल। खेलना, उछल कूद करना। सो जैसे यहां पे डायग्राम में डॉग है, ये गैम्बल कर रहा है। मिलता जुलता शब्द है गैम्बिट, लेकिन ये उस वाले गैम्बल से इसका लेना देना नहीं है, इस वाले गैम्बल से लेना देना है, यानी जो जुए वाला गैम्बल है। जैसे शतरंज में गैम्बिट होती है, गैम्बिट मतलब मैंने शुरू में ही अपना एक घोड़ा मरवा लिया जानबूझ के, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला? बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल गया, जिससे मैं बाद में एडवांटेज को विक्ट्री में कन्वर्ट कर दूंगा। कहने का मतलब जुआ एक तरह का जुआ लिया मैंने शुरू में ही शतरंज में अपना घोड़ा मरवा लिया, यानी मैंने अपना जो नाइट था, घोड़ा था, उसकी गैम्बिट दे दी, उसकी बलि दे दी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? बदले में मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल गया। तो यानी कि जुआ लेना एक तरह का वो है गैम्बिट करना, रिस्क लेना, जिससे आपको कोई एडवांटेज मिल जाए। इडाइलिक, इडाइलिक होता है कोई बहुत खूबसूरत जगह, बहुत ही शांतिपूर्ण, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही रमणीक दृश्य, उसको कहते हैं इडाइलिक। और ये एक दो सेंस में और यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए आप अगर किसी गांव में जाएंगे, विलेज में जाएंगे, तो वहाँ भी आपको इसी तरह का माहौल मिलेगा, खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे, गांव में अच्छे लहराते खेत मिलेंगे, शांति मिलेगी। तो कई बार गांव वगैरह की चीज़ें सिग्निफाई करने के लिए, दिखाने के लिए भी हम शब्द यूज़ करते हैं डायलिक। वैसे वरना गांव की अगर कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रूरल, RURAL, या फिर रस्टिक, RUSTIC। तो रूरल या रस्टिक मतलब होता है गांव का, और अर्बन मतलब होता है शहर का, URBAN। और इडाइलिक मतलब जनरली गांव के सेंस में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत दृश्य होते हैं, शांति होती है, रमणीक दृश्य होते हैं। सो इडाइलिक मतलब लाइक एन इडाइल, पीसफुल एंड पिक्चरेस्क। पिक्चरेस्क मतलब खूबसूरत और शांतिपूर्ण। क्वाफ, क्वाफ, क्वाफ का मतलब होता है पीना, कुछ भी, किसी चीज़ का घूंट लेना, किसी चीज़ को पीना। जनरली
ज़्यादा क्वांटिटी में पीना या थोड़ी क्वांटिटी में पीना, ज़्यादा क्वांटिटी में पिएंगे या थोड़ी क्वांटिटी में जल्दी जल्दी पिएंगे, यानी आप घूंट पी रहे हैं, यानी आप क्वैफ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी स्टॉप्ड एट अ बार एंड क्वैफ्ड अ फ्यू बियर, यानी हम एक बार में रुके और हमने वहां पे थोड़ी सी बियर को क्या किया, क्वैफ किया, यानी जल्दी जल्दी पी लिया। पैलिएट, पैलिएट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, यानी किसी चीज को, जैसे अगर मान लीजिए आपको दर्द हो रहा है और आप अगर दवाई खा लेते हैं तो आपका दर्द क्या हो जाता है, पैलिएट हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के लिए, पैलिएट। तो पैलिएट मतलब किसी चीज़ का प्रभाव कम करना, चाहे वो दर्द हो, चाहे वो टेम्परेचर हो। अगर आपको बुखार है और आपने दवाई ले ली, मतलब आपका बुखार हो जाएगा, पैलिएट। इसी तरह अगर किसी के घर में मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है, आप वहाँ जा रहे हैं, आप उसको कंसोल करने हैं, उससे उसका दर्द कम होगा, यानी पैलिएट होगा। पैलिएट के लिए जो शब्द हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है मिटिजेट। मिटिजेट का मतलब भी होता है किसी चीज़ को कम करना। दूसरा होता है एलिविएट, एलिविएट का मतलब भी सेम है। एक और शब्द है सूद, सूद मतलब भी सेम है, SOOTHE। इन सब शब्दों को लिखना मत भूलना। और अगला शब्द है पैसिफाई, पैसिफाई मतलब भी वही है। इनफैक्ट एक और शब्द है मॉलिफाई, मॉलिफाई भी मतलब वही है। तो ये पांचों ही शब्द एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, मिटिजेट, एलिविएट, सूद, पैसिफाई या मॉलिफाई, यानी किसी चीज़ के प्रभाव को कम करना। कोई ये रोग हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई दर्द हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो नेगेटिव होती है उसके इफेक्ट को कम करना, यानी पैलिएट करना। बेहेमोथ, बेहेमोथ बोलते हैं कोई भी बहुत बड़ी चीज़ को। जैसे मान लीजिए एक रेसलर है खली, तो वो एक बेहेमोथ है एक तरह से रेसलिंग में, यानी कोई बहुत बड़ा। बड़ा मतलब जरूरी नहीं है साइज में बड़ा, बड़ा मतलब अपनी कैपेसिटी में बड़ा, या बड़ा मतलब अपने गुणों में बड़ा, या बड़ा मतलब अपने साइज इन द सेंस अपनी ऑपरेशंस में बड़ा। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत में अगर बैंक्स की बात करूं तो एक बेहेमोथ है। बेहेमोथ है मतलब बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा विशालकाय, बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यानी ये एक तरह का बेहेमोथ है, बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी बेहेमोथ कह सकते हैं, किसी व्यक्ति को बेहेमोथ कह सकते हैं। तो बेहेमोथ एक जनरल वर्ड है, लेकिन कई सेंस में यूज किया जा सकता है, लेकिन एसेंशियल इसका मतलब एक ही रहता है और वो है बहुत विशाल। नेक्स्ट है क्वेंड्री। क्वेंड्री क्या होता है? क्वेंड्री मतलब अगर मैं किसी चीज में फंस जाऊं, किस चीज में फंस जाऊं? असमंजस। इसको हिंदी में अगर मैं बोलूं तो इसको बोलते हैं असमंजस। असमंजस में फंस गया मैं, या मैं किसी उलझन में फंस गया, तो इसको कहा जाता है क्वेंड्री। कोई उलझन, अनसर्टेनिटी, या मैं किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गया, यानी मैं क्वेंड्री में फंस गया। और क्वेंड्री के लिए दो शब्द हैं, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो है प्रेडिकामेंट और दूसरा शब्द है डिलेमा, DILEMMA, डिलेमा। पहला है प्रेडिकामेंट, दूसरा है डिलेमा और तीसरा है क्वेंड्री। तीनों का मतलब एक ही है और तीनों ही बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तीनों का मतलब क्या है? तीनों का मतलब है किसी उलझन में फंस जाना। अगला शब्द है कन्फाउंड। कन्फाउंड का मतलब होता है आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे, हो कुछ और गया। आपकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट अगर कुछ हो जाता है तो आप क्या हो जाते हो? आप हो जाते हो कंफ्यूज कि अब मैं क्या करूं, या आप हो जाते हो सरप्राइज। तो इन दोनों के लिए यूज करते हैं कन्फाउंड। मान लीजिए मैंने शेयर खरीदे, मैं एक शेयर मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं और मुझे पता रहता है किस दिन शेयर कितने नीचे आएंगे या कितने ऊपर जाएंगे। आज मैंने शेयर 50,000 रुपए के खरीदे, ये सोच के कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगी और मैं शेयर मार्केट एक्सपर्ट हूं, लेकिन शेयर मार्केट गिर गई तो मैं कन्फाउंड हो गया, क्योंकि मेरी आशाओं के विरुद्ध कोई चीज़ हुई है। तो मैं एकदम कंफ्यूज हो गया, सरप्राइज हो गया, मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं। सो इसके लिए यूज करेंगे कन्फाउंड। एक आसान शब्द है अब इनर्वेट। इनर्वेट मतलब कमजोर हो जाना। मैं अपने घर से निकला 12 बजे दोपहर में, 48 डिग्री टेम्परेचर, और 2 किलोमीटर पैदल चला मैं। जब तक मैं अपने घर पहुंचा मैं पूरी तरह से इनर्वेट हो चुका था। मैं शक्तिहीन हो चुका था, कमज़ोर हो चुका था, सारी एनर्जी मेरी चली गई, यानी मैं इनर्वेट हो गया। तो यानी कि जब आप अपनी एनर्जी आपकी ड्रेन हो जाती है, चली जाती है, आप अपनी वाइटलिटी खो देते हैं, आपकी एनर्जी कम हो जाती है, तो आप हो जाते हैं इनर्वेट, थक जाना, बहुत ज़्यादा थक जाना। इसके लिए एक शब्द और यूज़ कर सकते हैं, वो है फैटीग। FATIGUE, फैटीग हो जाना। पैकीडम, ये एक आसान शब्द है। कोई ऐसा जानवर जो मोटी चमड़ी का होता है उसे बोलते हैं पैकीडम।
मोटी चमड़ी वाला जानवर, जैसे एक हाथी है, राइनोसेरोस है, या हिप्पोपोटेमस है, दरियाई घोड़ा है, ये सब जानवर बहुत मोटी चमड़ी के होते हैं, तो इन्हें पैकीडम कहा जाता है। टाइकून, टाइकून मतलब कोई बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली उद्योगपति, जैसे ये रतन टाटा हैं इस डायग्राम में, ये बहुत ही ताकतवर बिजनेसमैन है, बिजनेस मैग्नेट हैं ये। व्यापार चुंबक, ये याद रखिए, कई लोग बोलते हैं व्यापार चुंबक, ये चुंबक नहीं है। जब आप बोलते हैं बिजनेस मैग्नेट, तो वो मैग्नेट की स्पेलिंग होती है MAGNATE, और चुंबक की स्पेलिंग होती है MAGNET। तो जब मैं बोलता हूं बिजनेस मैग्नेट, मतलब कोई भी बहुत ताकतवर उद्योगपति, ना कि व्यापार चुंबक। तो ये थोड़ी सी कुछ गलतियां हैं लिखते वक्त, ये आपको नहीं करनी है। टाइकून मतलब होता है कोई पावरफुल, बहुत ही धनी बिजनेसमैन। अगला शब्द है अगेप। अगेप का मतलब होता है बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाना, मुंह खुला का खुला रह जाना। इसको हिंदी में अगर मैं बोलूं, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, यानी मैं इतना आश्चर्यचकित हो गया, इतना सरप्राइज हो गया। यानी जब कोई सरप्राइज या वंडर, वंडर मतलब भी होता है सरप्राइज, तो सरप्राइज या वंडर की अवस्था में मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, यानी मैं अगेप हो गया। माई माउथ अगेप विद सरप्राइज। और आखिरी शब्द है एक्रोनिम। एक्रोनिम होता है जब आप किसी चीज को छोटा करके लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को लिखेंगे छोटा करके, तो वो है सेबी, तो सेबी है उसका एक्रोनिम। इसी तरह यूरोपियन यूनियन को एक्रोनिम की तरह लिखना है, तो आप लिखेंगे सिंपल EU। तो किसी चीज की जब शॉर्ट फॉर्म बना के लिखते हैं तो उसको बोलते हैं एक्रोनिम। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट शब्द बैंक पीओ के लिए या क्लर्क के लिए, IBPS SBI दोनों में आपको ये लाभप्रद होंगे। इतना ही नहीं, आने वाले जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है, क्योंकि इंग्लिश में कोई सेग्रीगेशन, कोई ऐसी डिवीजन नहीं है कि ये वाले शब्द किसी और एग्जाम में नहीं आ सकते। तो आप अपनी अगर वोकेबुलरी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसी तरह से इनको याद कीजिए, इनको यूज़ करिए, और शब्दों के बीच में जो डिफरेंस है वो समझना बहुत जरूरी है। कई बार अंग्रेजी भाषा में 5 शब्द हैं, पांचों का मतलब एक ही होता है, लेकिन वो पांचों अलग अलग जगह यूज़ किए जाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। यानी अंग्रेजी भाषा को जब भी समझना है तो कंटेक्स्ट में समझना है, ना कि रट्टा लगाना है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप ये कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं IBPS या SBI या किसी और एग्जाम के लिए वोकेबुलरी का कोई और वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, और इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। अगर आप वीडियो शेयर करते हैं, उससे हमारे व्यूज़ बढ़ते हैं और उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच।